गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं कुछ बेसिक आपको बता दूं, आगे जो आने वाले हैं लेक्चर उसके रिगार्डिंग, फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर एएस की बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो टोटल अगर एडवांस अकाउंट में बात करोगे तो 13 एएस आपको पढ़ने हैं। एंड अकाउंट की बात करोगे ग्रुप 1 में तो 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं, है ना। ये भी 20 मार्क्स का आता है। एंड 20 मार्क्स में क्या आएगा? कंपलसरी क्वेश्चन में। और यहां से भी 20 मार्क्स का आएगा एग्जामिनेशन में, और क्या आएगा? कंपलसरी क्वेश्चन में, है ना। कुछ बच्चों का ग्रुप 1 होगा तो उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट से रिलेटेड पढ़ने हैं, जो अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब है सिलेबस में। एंड कुछ बच्चों का बोथ ग्रुप होगा, दोनों पढ़ने हैं। सेकंड ग्रुप वाले को सिर्फ एडवांस अकाउंट का एएस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी अभी लेक्चर डलेगी तो सीरियली आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, एडवांस अकाउंट के भी, अकाउंट के भी। मैं क्या करूंगा कि 7-8 एएस पहले हम एडवांस का कर लेंगे, फिर 5-6 एएस अकाउंट का भी करेंगे, कि दोनों ग्रुप को बच्चों को फायदा हो, है कि नहीं। कोई ग्रुप 1 से देने वाला है उनके लिए भी एएस अपलोड होते रहे, एंड बैलेंस एएस उसके बाद करेंगे। एएस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी बोल रहा हूँ, देखो पढ़ना तो आपको सब चीज चाहिए एकदम समझ के, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, इस प्रोफेशन में रहना है तो अपने कैरियर के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी चीज कि जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, वो दोनों सब्जेक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आएगा। और कंपलसरी बनाने का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट चाहता है कि ये चीज आप पढ़ो, तभी तो उसको कंपलसरी क्वेश्चन में रखा है, ऑप्शनल में नहीं रखा है। ऑप्शन में कुछ और छोड़ सकते हैं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करना ही करना है। दूसरी चीज देखो, मई 2022 में जो रिजल्ट आया, डेफिनेटली बहुत ही टाइट रिजल्ट था। एंड नवंबर 2022 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एंड सब्सिक्वेंट नवंबर नहीं तो चलो मई 2023 में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना बहुत ही मैटर करता है आपके रिजल्ट पे, स्पेशली इन दो सब्जेक्ट पे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जिस बच्चे को पास होना है 40 नंबर ले आके, वैसे 20 मार्क्स तो आता ही आता है, कई बार 25 मार्क्स भी आता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वहां पे भी कई बार एएस से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए 50% मार्क्स तो सिर्फ पास का कौन सा दिला सकता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। साथ ही में जो बच्चे को एग्जिबिशन लेना है या बेहतर मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके लिए कंपलसरी क्वेश्चन अच्छा जाना बहुत जरूरी है। एक बड़े क्वेश्चन को, 20 नंबर के क्वेश्चन को आपको एग्जैक्टली सही ट्रीटमेंट करके सही बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 20 में 20 मिलेगा, है कि नहीं। थोड़ा भी गलती की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो कहीं एक जगह गलती करोगे, 2-4 जगह उसका इम्पैक्ट आ जाएगा और मार्क्स कटेंगे। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट है। छोटे छोटे एएस से क्वेश्चन आते हैं, एंड 100% स्कोरिंग है, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आता है बच्चों का। ठीक है, तो अकाउंट का और एडवांस अकाउंट का एक पहले एएस करेंगे, उसके बाद चैप्टर्स की भी वीडियो डालेंगे। जो चैप्टर आपको लग रहा है ना सबसे मुश्किल, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, पहले उसी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एंड साथ ही में अपना जो एफएम है और कॉस्ट है वो भी चलता रहेगा, उससे रिलेटेड भी आपको लेक्चर डालेंगे। आगे रिवीजन लेक्चर, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सब चीज करना है, बेहतर ढंग से प्रिपेयर करना है, कि कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन पढ़े तो आप लोग इजिली कर पाओ। मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो आप बस समझ के पढ़ो। मैं इतनी क्वेश्चंस और इतनी अलग अलग वेराइटी सिनेरियो डिस्कस कर दूंगा कि मैं वर्ड दे रहा हूं आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन में, प्रोवाइडेड कि मैं चीजें अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो उसको आप रिवाइज करो, 1-2 बार वीडियो को देखो और पढ़ो। ठीक है, आओ इधर। जो अपना पहला एएस है वो है AS4, जो आज पढ़ने जा रहे हैं। AS4 क्या है? कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो एडवांस अकाउंट का एएस है ये, एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन आता है, एडवांस के सिलेबस में है। ठीक है, दूसरा AS5, 27 एंड 29, इस बार आया था क्वेश्चन मई 2022 में इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, है ना। तो AS4 में भी स्कोप बनता है। एंड साथ ही में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने लिए एग्जाम में भले ही वहां से क्वेश्चन आए ना आए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो। AS4 जो है दो चीजों के बारे में डिस्कस करता है। पहला कंटीजेंसीज, और दूसरा इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, है ना।
बस दो चीज हम पढ़ने वाले हैं, कंटीजेंसीज और इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कंटीजेंसीज के बारे में AS4 थोड़ा बस डिफाइन करता है कंटीजेंसीज को, डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन कहाँ पे है, AS29 में। यहाँ पे कंटीजेंसीज क्या होता है ये पढ़ोगे, और कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन कहाँ है, AS29 में। तो क्वेश्चन भी कहाँ पे आता है इससे रिलेटेड ज्यादातर, AS29 में, ठीक है, जो कि है प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट का AS। और जो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जो सेकेंड पार्ट है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यहां से क्वेश्चन आएगा इस AS में। अगर AS4 से क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली कहां से आएगा, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो कंटीजेंसीज का बस मीनिंग है, थोड़ा बहुत बेसिक है तो वो पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो एक और चीज ये जो अपना है ना, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। मैं हैंड रिटेन नोट से ही पढ़ाऊंगा आगे आप लोगों को। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड हैंड रिटेन नोट्स को आपको डाउनलोड कर लेना है कंप्लीट। इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कहीं और से, ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो AS4 में क्या क्या कवर्ड है, जितना हो सकता है मैंने टेबुलर एंड डिजाइन वगैरह करके बनाया कि आप लोगों को अच्छा लगे। AS4 में दो चीजें कवर्ड है, एक तो कंटीजेंसी एंड दूसरा इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक। कंटीजेंसीज के बारे में कहा एक बार और पढ़ेंगे तो AS29 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो कंटीजेंसीज होता क्या है, तो देखो कंटीजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आउटकम हमें पता नहीं, उसका आउटकम फ्यूचर अनप्रिडिक्टेड इवेंट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि मान लो कोई हमारा कंपटीटर है, हम पे केस किया है। अब देखो केस में हार गया कंपेंसेशन के लिए, तो केस में हार गया तो मुझे पे करनी पड़ेगी कंपेंसेशन, पर केस जीत गया तो कंपेंसेशन नहीं पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, कंपेंसेशन पे करना ना करना ये किस पे डिपेंड है, कोर्ट के वर्डिक्ट पे, कि केस में हारूंगा कि जीतूंगा। तो इसको बोलते हैं कंटीजेंसी, जहां पे आउटकम, ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन जहां पे जो आउटकम है ना वो डिपेंड करता है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, फ्यूचर में कुछ होने या ना होने पे। जैसे हमारे केस में कोर्ट में केस जीतने ना जीतने से डिपेंड करता है कि मेरी लायबिलिटी अराइज होगी कि नहीं। अगर मैं हार गया तो मुझे पे करना पड़ेगा, मेरे पे केस हो रखे हैं तो। अगर मैं जीत गया तो पे नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब ऐसा सिचुएशन या कंडीशन जिसका आउटकम किसी फ्यूचर अनप्रिडिक्टेड या अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट है उसके होने या ना होने पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी। अब देखो कंटीजेंसीज की वजह से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को आउटफ्लो हो सकता है, ठीक है, यानी कि कुछ पे करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हम पे किसी ने केस किया है, हार गए तो पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, आउटफ्लो का एग्जांपल है। या फिर इनफ्लो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। इनफ्लो का एग्जांपल बताओ, मान लो हमने इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर रखा है किसी कंपेंसेशन के लिए, तो अगर हम जीत गए तो पैसे आएंगे, कंपेंसेशन आएगा। अगर हम हार गए तो नहीं आएगा। तो ये क्या है, इनफ्लो से रिलेटेड एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर कंटीजेंसी में आउटफ्लो है, हमें पे करना है, लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, है ना। एंड कंटीजेंसी अगर एसेट से रिलेटेड है, यानी कि जीत गए या हार गए तो इनफ्लो आने वाली है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफ्लो आने वाली है तो वो कंटीजेंट एसेट होता है। फॉर एग्जांपल देखो कंपनी फाइल सूट फॉर कंपेंसेशन या इंश्योरेंस क्लेम, कंटीजेंट एसेट है, क्यों, जीत गए तो आएगा ना कंपेंसेशन। वैसे ही कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल कोर्ट केस अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में किसी ने केस कर रखा है, तो क्या है, हार गए तो लायबिलिटी अराइज होगा, पे करना पड़ेगा। तो ये है कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल, ठीक है। और डिटेल में कहाँ पढ़ना है इसके बारे में, तो डिटेल में पढ़ना है AS29 में, ठीक है। चलो जब AS29 पढ़ाऊंगा तो यहीं से शुरू होगा कंटीजेंसीज के बारे में, फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो ये है अपना 1/4/2021 कर लेते हैं, यहाँ पे 31/3/22, ये है फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट। तो इसका बैलेंस शीट कब प्रिपेयर होगा, साल खत्म होने के दिन में, है ना। बैलेंस शीट डेट इसको बोल सकते हैं 31/3/2022 को, करेक्ट।
बैलेंस शीट जब बन जाता है ना तो उसके आगे क्या होता है ये आप देखो। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेवेंट अथॉरिटी अप्रूव करते हैं। कंपनी के केस में अप्रूव कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना। एंड अप्रूव होने के बाद क्या होता है? अप्रूव होने के बाद साइन किया जाता है, ठीक है। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लॉ में पढ़ना है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कौन साइन करेगा, हमें तो बस एएस से रिलेटेड बस पढ़ना है, थोड़ी बेसिक सा आपको माहौल बना रहा हूँ, ठीक है। साइन करता है, 2 डायरेक्टर का साइन करते हैं जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ये सब डिस्कशन यहाँ जरूरत नहीं है, ये सब लॉ की बात है। साइन होने के बाद क्या होता है? ऑडिट होता है ना ऑडिटर से ऑडिट कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करते हैं एंड मेंबर अडॉप्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। ये एएस में हमें क्या पढ़ना है कि बैलेंस शीट डेट से लेके बोर्ड जब तक अप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कुछ इवेंट हो सकता है कि नहीं। इसको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद वो इवेंट हो रहा है एंड इस एएस में कब तक, ये एएस कब तक का इवेंट कवर करता है? बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद के इवेंट की डिस्कशन नहीं हो रही है, अभी बताऊंगा। उसके बाद कोई इवेंट हुआ तो क्या करेंगे। इस एएस में क्या डिस्कस कर रहे हैं? बैलेंस शीट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने के बीच में कोई घटना होता है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये इवेंट 2 किस्म का हो सकता है, एक एडजस्टिंग, दूसरा नॉन एडजस्टिंग। चलो, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब दोज इवेंट दैट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये 2 किस्म में बांटा जा सकता है। एक एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा इवेंट जो हुआ तो इस दौरान है, आफ्टर बैलेंस शीट बिफोर अप्रूवल, बार बार मैं नहीं बोलूंगा बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड, सीधा बोलता हूं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बट एएस में कवर करता है काम कौन से डेट तक का? बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑटोमेटिकली समझ जाना आप, हाँ ऑटोमेटिकली समझ जाना कि इस इवेंट की बात हो रही है इस दौरान, ठीक है। अब कई ऐसे इवेंट होते हैं जो हुए तो हैं यहाँ पे मान लो, पर बैलेंस शीट डेट में हमारे पास कुछ एविडेंस थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, हमें लगता था ऐसा कंडीशन हो सकता है फ्यूचर में आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसकी कुछ एविडेंस हमें बैलेंस शीट डेट पे थे। फॉर एग्जांपल मान लो, अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अपना बैलेंस शीट डेट है 31/3/22 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने का डेट है, मान लेते हैं कोई भी डेट, डेट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये जो यहाँ पे कोई इवेंट हुआ, करेक्ट, क्या हुआ? यहाँ पे हमारा एक डेटर जो है इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो बैड डेट हमें राइट ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि वहां से तो पैसे आएंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूं आपको, ये साल खत्म होने से पहले, ये साल खत्म होने से पहले कहीं यहाँ पे इन बिटवीन द ईयर, कहीं भी साल खत्म होने से पहले, यानी कि इसी साल में उस डेटर के यहाँ फायर अकर्ड हुआ था और हैवी लॉस हुआ उसको, और लॉस होने के बाद देखा गया कि उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है। अब बताओ, किसी डेटर के पास फायर अकर्ड हो गया बैलेंस शीट डेट से पहले ही, बुक क्लोज करते टाइम हमें पता था ये बात, और उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है और बहुत लॉस हो गया, तो क्या हमें बैलेंस शीट डेट को ये इंडिकेशन नहीं थी, ये एविडेंस नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो बाद में पैसा ना भी दे? बिल्कुल था। बैलेंस शीट डेट पे एक आप दिमाग लगा के सोचो कि बैलेंस शीट डेट पे हमें क्या ये ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि वो डेटर जिसको हैवी लॉस हुआ है कंपनसेट करना उसके लिए मुश्किल होगा, उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देगी, तो हो सकता है वो बैड डेप्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं ऐसा इवेंट जिसका होने का कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे कुछ एविडेंस थे, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टेड एट अ बैलेंस शीट डेट। जो भी ये हुआ है इस कंडीशन का एविडेंस बैलेंस शीट डेट पे थोड़ा बहुत था, हमें इंडिकेशन था बैलेंस शीट डेट पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेमी डेट है, ये अपना साल है फाइनेंशियल ईयर,
उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड अप्रूव करेगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे इवेंट हुआ तो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले का इवेंट है, ठीक है, यही हम इसमें पढ़ रहे हैं। क्या हुआ कि यहाँ पे डेटर के यहाँ फायर अकर हुआ, ठीक है, और वो इंसॉल्वेंट हो गया। फायर अकर हुआ, उसको लॉस हुआ, उसका दिवालिया हो गया। अब बताओ क्या बैलेंस शीट डेट में, जिस दिन साल खत्म हुई थी फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस शीट डेट में हमारे पास कोई एविडेंस था कि वो डेटर इंसॉल्वेंट हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं। हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी, कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी जिससे हम ये जो इवेंट फ्यूचर में हुआ है उसको प्रिडिक्ट कर पाए। तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग। समझ रहे हो? समझ में आया? चलो ऊपर आ जाओ नोट्स पे। एडजस्टिंग इवेंट मतलब दोज इवेंट विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ अ कंडीशन एग्जिस्टेड एट अ बैलेंस शीट डेट, यानी कि ऐसा इवेंट जो कि जो भी कंडीशन हुआ है उसका एविडेंस हमें पता था बैलेंस शीट डेट पे कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसको एडजस्टिंग बोलते हैं। नॉन एडजस्टिंग में क्या लिखोगे? जस्ट इसका रिवर्स, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है। क्या लिखोगे? दोज इवेंट विच डू नॉट प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ अ कंडीशन एग्जिस्टेड एट अ बैलेंस शीट डेट, उसको बोलते हैं क्या? नॉन एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग इवेंट अगर है ना तो क्या करते हैं? जैसे एग्जांपल देखो, फायर अकर्ड एट डेटर प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द ईयर, साल में फायर अकर्ड हो गया था और डेटर बाद में इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये एडजस्टिंग है। क्यों? बैलेंस शीट डेट पे हमें पता था ना कि उसके यहाँ फायर अकर्ड हुआ है। मैंने एग्जांपल में ये भी लिया था, ये भी यहाँ पे लिख लेना कि इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, तो और कंफर्मेटिव हो गया। वैसे ही नॉन एडजस्टिंग का मैंने लिखा है लॉस ड्यू टू फायर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद फायर हुई, साल के बीच में नहीं, बैलेंस शीट डेट के बाद। तो क्या मुझे बैलेंस शीट में पता था कि फायर अकर्ड हो जाएगा फ्यूचर में और वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा? नहीं पता था। तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। ट्रीटमेंट देखो, एडजस्टिंग इवेंट का करते क्या है? एडजस्टमेंट शैल बी मेड टू एसेट एंड लायबिलिटी अकॉर्डिंगली, ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे एसेट एंड लायबिलिटी को, यानी कि उस इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यहां देखो अपने केस में है, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर है, अब देखो वहां पे अगर मैंने लिखा है एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड, इसका मतलब है मान लो कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उसको रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। कोई एसेट अराइज होता है उसको रिकॉर्ड करोगे ऑटोमेटिकली एसेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो एसेट एंड लायबिलिटी पे जब उस इवेंट को रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाएगा, ताकि एसेट में चेंजेस आएंगे या लायबिलिटी में चेंजेस आएगा, यही लिखा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो इसीलिए लिखा है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो कुछ नहीं करना, वो जो भी है अगले साल में कवर्ड हो जाएगा, अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरा, इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, नोट्स में दिया जाता है, नोट्स में हम डिस्क्लोजर दे सकते हैं। समझ में आया एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? चलो बताओ फटाक से। एडजस्टिंग का मतलब वो इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद तो हुआ है एंड अप्रूवल से पहले, क्योंकि इस में यही पढ़ रहे हैं, पर उसका एक एविडेंस हमारे पास बैलेंस शीट डेट पे था कि ऐसा कुछ हो सकता है। नॉन एडजस्टिंग मतलब वो भी बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल से पहले उसी दौरान हुआ है, तभी तो इस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट डेट पे कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसको बोलते हैं एडजस्टिंग है। तो एसेट एंड लायबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ता है, डिस्क्लोजर करनी पड़ती है कहाँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नॉन एडजस्टिंग है तो एसेट एंड लायबिलिटी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा वो, एंड डिस्क्लोजर कहाँ देंगे? नोट्स में, ठीक है। चलो आ गया। दो स्पेशल पॉइंट जो एएस डिस्कस करता है, पहला गोइंग कंसर्न। जरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करता है, यहां पे उससे पहले इन दौरान के बीच कहें फायर अकर्ड हुआ, करेक्ट, और उससे लॉस हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग है। अभी तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। क्यों? हमें बैलेंस शीट डेट पे कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि ये इवेंट होगा, लेकिन एएस कहता है अगर कोई ऐसी इवेंट हुई ना जिससे गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन की, एंटरप्राइज की, गोइंग कंसर्न सीजेज टू एग्जिस्ट, सीजेज टू एग्जिस्ट, तो ऑलवेज
एडजस्टिंग मानेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्टिंग मानेंगे। ठीक है, इसी एग्जांपल में देखो, मैं बोल रहा हूं फायर इंकर्ड हुआ, लॉस हो गई, पूरी फैक्ट्री जल गया और कुछ नहीं बचा, तो हमें लगता है ना कि शायद बिजनेस अब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा इंडिकेशन दिया कि सिर्फ फायर अकड़ होकर लॉस नहीं हुआ है, सब कुछ जल गया, हैवी अर्थक्वेक आई, ऐसा अर्थक्वेक आया पूरा चीज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। तो वहां पे क्या लगता है कि इंसान को कि बिजनेस बंद हो सकता है, बिजनेस का जो गोइंग कंसर्न है वो खतरे में है। तो ऐसी जब इवेंट बोले एग्जामिनेशन में कि ड्यू टू लॉस, फायर की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से गोइंग कंसर्न खतरे में आ गई, तो उसको भले ही आपको अभी तक पढ़े हुए के अनुसार लग रहा हो नॉन एडजस्टिंग है, पर लॉ जब अलग से कहता है, एएस जब अलग से कह रहा है उसको एडजस्टिंग माननी है, तो उसको एडजस्टिंग माननी है। तो गोइंग कंसर्न जब सीजेस टू एग्जिस्ट होता है किसी भी इवेंट से, तो ऑलवेज एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आया? दूसरा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। नोट्स की चिंता ना करो, नोट्स ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हैंड रिटेन नोट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ तो बहुत टाइम लगेगा सेम ही चीज को समझने पढ़ने में, है कि नहीं। नोट्स आपको मिल जाएगा, प्लस समझने की कोशिश करो, एंड जितना कम टाइम में आपकी डिस्कशन पूरा हो जाएगा उतना ही ज्यादा क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा। ठीक है, टाइमिंग का भी लिमिटेशन है, बहुत लंबा 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो नहीं डाल सकते यूट्यूब पे। चलो दूसरा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर कोई इवेंट यहाँ पे होती है, इसको इरेज करते हैं गोइंग कंसर्न वाले को। ठीक है, कोई इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट इनकर्ड होता है, पर लॉ कहता है ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि वो इवेंट इनकर्ड होना है। मान लो लॉ किसी चीज की पेमेंट के बारे में लिख देता है कि अब तो देखो ऑर्गेनाइजेशन को पता है ना कि ये चीज की पेमेंट हमें करनी है क्योंकि लॉ में लिखा है, तो लॉ कहीं पे मैंडेटरी करता है ऑब्लिगेशन, तो वहां पे उसको एडजस्ट करेंगे, वो एडजस्टिंग है। ठीक है, वो ऑलवेज एडजस्टिंग इवेंट है। बट क्या प्रपोज डिविडेंड एडजस्टिंग इवेंट है? जरा देखते हैं, प्रपोज डिविडेंड क्या मैंडेटरी है? नहीं, बोर्ड प्रपोज करेंगे तो डिविडेंड पे होगा। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया तो पेमेंट करना मैंडेटरी है, लॉ में आप पढ़ोगे। लेकिन इसको प्रपोज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बैलेंस शीट डेट पे थोड़ी ना पता होगा कि आगे प्रपोज करेंगे कि नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये है बैलेंस शीट डेट अपना, किसी साल प्रपोज कर भी सकते हैं, किसी साल नहीं भी कर सकते, है कि नहीं। यहाँ कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है प्रपोज डिविडेंड के लिए, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं कि पे करना ही करना है। अगर लॉ ऐसा होता तो कि हर एक साल कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा कंपलसरी, चलो हमने लॉ में लिख दिया, तभी एडजस्टिंग इवेंट होता। क्यों? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ना। लेकिन proposed dividend is not a statutory obligation, it is not mandatory to pay dividend on a balance sheet date। किसी भी साल में डिविडेंड पे करे ये मैंडेटरी नहीं है, कंप्लीटली बोर्ड का डिस्क्रिशन है कि वो प्रपोज करेंगे कि नहीं डिविडेंड को। ठीक है, तो इसीलिए प्रपोज डिविडेंड क्या होगा? हमेशा नॉन एडजस्टिंग। चलो आ जाओ नोट्स पे। अगर गोइंग कंसर्न सीजेस टू एग्जिस्ट है ड्यू टू एनी इवेंट, तो उसको हमेशा एडजस्टिंग मानेंगे, अभी मैंने पढ़ाया। ठीक है, दूसरा, भले ही बैलेंस शीट डेट पे कोई कंफर्मेशन नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, तब भी गोइंग कंसर्न अगर सीजेस टू एग्जिस्ट है तो क्या मानेंगे? एडजस्टिंग। दूसरा देखो, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, कंप्लीटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिस्क्रिशन है वो प्रपोज करे कि ना, तो इसीलिए मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसको हमेशा क्या मानेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आया? चलो कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहला है ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। चलो सिंपल सा, यहाँ नीचे थोड़ा इरेज कर देता हूं, स्पेस बनाते हैं कि पास्ट में कैसे कैसे पूछा है। कुछ 8-10 साल का क्वेश्चन का व्यू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा डिस्कस करता हूं, आप लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बैलेंस शीट डेट में, बैलेंस शीट डेट के बाद मान लो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है अपने पास, तो बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। तो क्या जो ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन है वैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसी होती है? बताओ एएस 13 के अनुसार। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा? कॉस्ट पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर।
बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होता है फ्लक्चुएशन की वजह से, तो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? वो हमेशा नॉन एडजस्टिंग है। क्यों? बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास कोई एविडेंस थोड़ी ना था, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजस्ट किस इवेंट को कर देंगे जिसका बैलेंस शीट डेट पे कोई एविडेंस हो कि ऐसा कुछ हो सकता है और बाद में हो गया हो, है कि नहीं? तो चलो ये क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग। दूसरा, इवेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये देखो, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस शीट डेट, ये अप्रूवल बोर्ड के द्वारा मिल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। देखो इसी को हम एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बोल रहे हैं ना। इस दौरान जो इवेंट हुआ है बैलेंस शीट से लेके अप्रूवल, इसके बाद वाले जो इवेंट है ये तो इस एस में कवर्ड नहीं होता, तो इसके बाद के जो इवेंट है ना वो ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग जैसे होते हैं। क्यों? अगले साल में उस इवेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। क्यों? अगले साल में ही तो फॉल कर रहा है वो इवेंट, है कि नहीं? एस कब तक की बात कर रहा है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड। अप्रूवल के बाद जो भी इवेंट हो वो अगले साल में इनकॉर्पोरेट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसको मैंने क्या लिखा है, ये नॉन एडजस्टिंग है, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। अगला देखो, इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट नेगोशिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। चलो इन्वेस्टमेंट हमने कब किया, बैलेंस शीट डेट के बाद। नेगोशिएशन कब किया, ड्यूरिंग द ईयर। ये मान लो यहाँ पे साल में कहीं बीच में नेगोशिएट कर लिया था, अब बाद में इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन आया हुआ है, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन पूछे एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, बताओ। नेगोशिएशन क्या कन्फर्मेशन है कि इन्वेस्टमेंट होगा होगा? नहीं, ये तो बस बातचीत हुआ है, नहीं भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट डेट पे कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि ये चीज हो सकता है, तो इसीलिए ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोले कि मान लो सेल ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उसका जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट वो साल के बीच में फाइनल हो गया था, या फिर कई बार बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया था, तो ये एविडेंस है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग। अगर बोले एग्रीमेंट फाइनल हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है किसी चीज का, तो ये एक एविडेंस है बैलेंस शीट डेट में कि ऐसा होगा, क्योंकि चीजें फाइनल हो चुकी है। बस मान लो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बैलेंस शीट डेट पे हुआ, पर उससे पहले एग्रीमेंट वगैरह फाइनल हो चुका था, तो क्या है, एडजस्टिंग इवेंट। मान लो सेल किया किसी लैंड का बैलेंस शीट के बाद, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, तो क्या है, एडजस्टिंग। लेकिन ऐसा बोले सिर्फ नेगोशिएशन हुआ था, बैलेंस शीट के बाद इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ नेगोशिएशन हुआ था, तो नेगोशिएशन वर्ड जब यूज करे ना, प्रपोजल नेगोशिएशन, तो ये सब कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कोई एविडेंस नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉन एडजस्टिंग। जरा आ जाओ फटाक सी ना, क्या है, नॉन एडजस्टिंग। वैसे ही इधर देखो, सेल ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई प्रॉपर्टी बिकी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया था ड्यूरिंग द ईयर, तो एडजस्टिंग। अभी मैंने समझाया ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया था या एग्रीमेंट फाइनल हो गया था बोले तो एडजस्टिंग। ऐसे केसेस में बैलेंस शीट डेट पे हमें एक एविडेंस होती है कि हमने चीजें कॉन्टैक्ट कर लिया, ये होने ही वाला है, बस बैलेंस शीट के बाद रजिस्ट्री हुआ। कई बार सब चीज हो गया होता है, रजिस्ट्री में थोड़ी टाइम लग जाती है। चलो, लॉस ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट आफ्टर बैलेंस शीट, ये सेम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो चेंज हो रहा है, ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन वैसे ही टाइप का है। मान लो मैंने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, या फिर फॉरेन में मेरी कोई लोन लिया है फॉरेन से, तो जैसे जैसे एक्सचेंज रेट चेंज होगा मेरे लोन की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो बैलेंस शीट डेट के बाद भी तो एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है फ्यूचर में, बिल्कुल हो सकता है। तो वो एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट डेट के बाद चेंज हो रहा है और उसकी वजह से कोई लॉस और गेन हो रहा है ना, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर बाय सब्सिडरी कंपनी आफ्टर बैलेंस शीट, हमारे इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी कंपनी में, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। सू बाय कंपटीटर ड्यूरिंग द ईयर, लेटर कंपनी लूजेज द केस, ये क्या है, यहां पे मान लो साल के बीच में हमारे कंपटीटर ने हम पे सू कर दिया, केस कर दिया किसी भी चीज के लिए, बाद में हम जाके केस हार गए और हमें पे करना पड़ा, तो ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों एडजस्टिंग इवेंट है, जब सू किया था ड्यूरिंग द ईयर, तो बैलेंस शीट डेट पे हमें ये तो पता था ना, इतना तो एविडेंस था ना कि ये हो सकता है आगे हम केस हार जाएं, है ना, इतना तो हमें पता था कि केस चल रहा है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है इसका, तो जब रिजल्ट आया तो उसको हम क्या मानेंगे, एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। चलो ये हो गया। लॉस ड्यू टू एमलगमेशन, साल खत्म हो गई, बैलेंस शीट के बाद एमलगमेशन हुआ,
ठीक है। ये सारे इवेंट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्कशन हो रही है। अप्रूवल के बाद अगर क्वेश्चन बोल दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गया उसके बाद, तब तो एडजस्ट करने ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो इवेंट डिस्कस हो रहा है जो बैलेंस शीट के बाद हुआ है लेकिन अप्रूवल से पहले हुआ है। ठीक है, चलो। लॉस ड्यू टू एमलगेमेशन, एमलगेमेशन में गेन और लॉस भी हो सकता है, दो कंपनी जा रहे तो, है ना। एमलगेमेशन हम पढ़ेंगे AS14, वहां पे लॉस और गेन हो रहा है, नॉन एडजस्टिंग है। क्यों? बैलेंस शीट डेट पे हमको थोड़ी ना पता है एमलगेमेशन हो जाएगी। दूसरा, रिवीजन इन प्राइस बाय गवर्नमेंट, कई चीजों का प्रोडक्ट का प्राइस गवर्नमेंट तय करता है, जैसे पेट्रोल, तो कई बार चीजें प्रोडक्ट का प्राइस रिवाइज कर देता है गवर्नमेंट, तो उस वजह से लॉस हो जाती है। बैलेंस शीट डेट के बाद कोई प्राइस रिवाइज हुआ है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है। लॉस ड्यू टू फायर या अर्थक्वेक ETC अकॉर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बताओ, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई फायर होता है, अर्थक्वेक होता है, तो क्या हमें बैलेंस शीट डेट पे पता था कि ये लॉस होने वाली है? हमको नहीं। तो बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता था तो क्या लिखेंगे? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अभी पढ़ाया था ना गोइंग कंसर्न वाला, प्रोवाइडेड की गोइंग कंसर्न सीजेस टू एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बोले लॉस हुआ है बैलेंस शीट डेट के बाद फायर होके, लेकिन इतना हेवी लॉस हुआ है कि कंपनी बंद भी हो सकती है, तो क्या लिखोगे? इट इज एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज गोइंग कंसर्न सीजेस टू एग्जिस्ट। और एएस कहता है क्लियरली AS4 की जब भी गोइंग कंसर्न खतरे में हो, लगे कि गोइंग कंसर्न खतरे में है, तो क्या लिखेंगे? एडजस्टिंग इवेंट है। अगला देखो, यहां पे लिख लो कैश थेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर डिटेक्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट। चलो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा साल है, ये बैलेंस शीट डेट है। यहाँ पे मान लो कैश थेफ्ट हो गया, करेक्ट, ये अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इधर कहीं डिटेक्ट हुआ, मतलब अप्रूवल से पहले, तो क्या एडजस्टिंग इवेंट है? हाँ, ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? अभी आपको मन में आएगा और आनी भी चाहिए कि सर बैलेंस शीट डेट को थोड़ी ना पता था मुझे कि लॉस हुआ है। देखो, ड्यूरिंग द ईयर का लॉस है, बैलेंस शीट डेट पे जो कैश इन हैंड है, अपने पास कैश है, उसमें जो कैश का अमाउंट है उसको तो ये कैश थेफ्ट अफेक्ट करेगा, है कि नहीं? कैश थेफ्ट डेफिनेटली अफेक्ट करेगा बैलेंस शीट डेट पे, तो इसीलिए ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। जो कैश है ना, कैश का अमाउंट बैलेंस शीट डेट पे ये अफेक्ट होता है कैश थेफ्ट की वजह से। ठीक है, अगर कैश इन हैंड निकाला जाए तो ऑटोमेटिकली कैश थेफ्ट की वजह से अमाउंट अफेक्ट होगा, एंड इसीलिए इसको एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ये चीज हुई है ना, एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन के सैंपल थे, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सिंपल सा तरीका है, एक बार लास्ट ईयर्स को बोल दूं, हमने क्या पढ़ा? कंटीजेंसीज, मतलब जिसका आउटकम हमें पता नहीं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है, उसको कंटीजेंसी बोलते हैं। कंटीजेंसी क्या हो सकता है? कंटीजेंट एसेट या लायबिलिटी। अगर आउटफ्लो होने वाला है तो कंटीजेंट लायबिलिटी का काम करता है। इनफ्लो होने वाला है, मान लो कोई ऐसी इवेंट है जिससे हमें पैसे आ सकते हैं, इनफ्लो आ सकते हैं, तो कंटीजेंट एसेट हम डिटेल में पढ़ेंगे AS29 में, उसमें कवर्ड है। अगला देखो, दूसरा क्या है? हाँ, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसमें हमने पढ़ा वो इवेंट कवर्ड होने वाले हैं जो बैलेंस शीट के बाद बट अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। अप्रूवल के बाद हुआ तब तो एडजस्ट करने का कोई बात ही नहीं आता, तब अगले साल में ही वो कवर्ड होगा। लेकिन जो बैलेंस शीट के बाद और अप्रूवल से पहले हो रहे हैं वो दो किस्म से हो सकते हैं, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का मतलब क्या? जिसका कोई एविडेंस अवेलेबल था, एग्जिस्ट था बैलेंस शीट डेट पे। नॉन एडजस्टिंग का मतलब जिसका कोई भी एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता था बैलेंस शीट डेट पे, है ना। एडजस्टिंग में क्या होता है? एडजस्ट करते हैं, यानी कि इनकॉर्पोरेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एसेट एंड लायबिलिटी को चेंजेस आते हैं वहां पे। एंड नॉन एडजस्टिंग में क्या होता है? कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं एसेट एंड लायबिलिटी में। एडजस्टिंग इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते, नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। यहाँ पे दो जो एएस क्लियरली अलग से स्पेशल पॉइंट मेंशन करता है। पहला, गोइंग कंसर्न का, कि अगर गोइंग कंसर्न है, सीजेस टू एग्जिस्ट है, तो हमेशा वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। एंड दूसरा, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या मैंडेटरी नहीं है, बोर्ड अप्रूव करेगा, उसकी बोर्ड प्रपोज करेगा, उसके बाद ही प्रपोज डिविडेंड मिलती है। ठीक है, उसके बाद ही डिविडेंड मिलती है, तो इसीलिए मैंडेटरी नहीं है कंपनी के लिए, तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। ठीक, और उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे सैंपल किया। अगला एस अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। फटाफट पढ़ते रहो और जो भी है कमेंट करो, कोई कंफ्यूजन है कमेंट करो, कौन सी चैप्टर का लेक्चर आपको पहले चाहिए कमेंट करो, वरना मैं सब चीज पढ़ाने वाला हूँ। नवंबर 2022 में आप लोगों को 100% ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, बोथ ग्रुप क्लियर करना है।
चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब कर लो चैनल, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो।